तो बेटा अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कोई भी काम हो सकता है। अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने नोट डाउन कर दिए बेटा, एक बार सारे के सारे एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस टॉपिक में ज्यादा चीजें हमारे समझने की है, ब्रेन में सेट करने की है, उसके बाद उनका इंप्लीमेंटेशन होगा। फैक्टर्स में सबसे पहले आता है बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? क्या वर्ड है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड सरफेस एरिया, फोर्थ टेम्परेचर, यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड सम फोटोकेमिकल इफेक्ट। तो ये 6 फैक्टर्स है बेटा जिन्हें स्टडी करना है। लेकिन इन फैक्टर को स्टडी करने से पहले आपको ये समझना है कि एक्चुअल में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। हम लोग जानते हैं बेटा, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्शंस जनरली आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर है? मान लीजिए मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं बेटा, ये मान लीजिए ये एनर्जी है, यहां पे रिएक्शन हो रही है, ये मेरा रिएक्टेंट है बेटा और ये मेरा प्रोडक्ट है यहां पे। ठीक है? तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई और ये किसकी एनर्जी हो गई? प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। अब ज्यादा किसकी एनर्जी है? अगर आप यहां देखेंगे तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो उसने एनर्जी का लॉस किया है। ठीक है? यानी कि एनर्जी बाहर निकली है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को जब एनर्जी बाहर आती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हो जाए बेटा, तो उस केस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? हालांकि ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो होता क्या है बेटा, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, ये बात आपको समझनी है। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। जो प्लांट्स होते हैं, कोई भी मान लीजिए हमारे पास प्लांट है और मान लीजिए हमारे पास कोयला, लकड़ी से कोयला बनेगा। अब इसकी जो एनर्जी होती है, ये मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और कोयले की एनर्जी हमेशा कम होती है। तो अगर ऊपर से नीचे आना है, हाई से लो, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सीधे डायरेक्टली आ जाएंगे, हमें किसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें अपने आप आग लग जाती, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान होगा प्लांट्स में सीधी आग नहीं लगती है। रीजन, चाहे रिएक्टेंट हाई हो बेटा तो भी वो सीधा लो की तरफ नहीं आ सकता है। एक्चुअल में उसे एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है? तो वो कैसा शो करते हैं हम लोग? उसे कुछ इस ढंग से हम लोग शो करते हैं। ठीक है? समझ पा रहे हैं बात को? तो ये जो बैरियर है, जब ये क्रॉस होगा, भले ही वो एंडो हो बेटा, भले ही एक्सो हो, तो हर रिएक्टेंट को पहले इस बैरियर तक जाना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो इस बैरियर पे जाने के लिए इतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है। देख पा रहे हैं? तो इस बैरियर को नाम दे दिया जाता है बेटा, द वर्ड इज थ्रेशोल्ड बैरियर। थ्रेशोल्ड बैरियर, आराम से समझिए, आ जाएगा पूरा टॉपिक समझ में। द वर्ड इज थ्रेशोल्ड बैरियर। तो कुछ ऐसा है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनेगा बेटा? जब वो इस बैरियर तक आ जाएगा। ठीक है? लेकिन यहां अगर आप देखें तो रिएक्टेंट ऑलरेडी यहां तो है ही, अब उसे कितनी एडिशनल एनर्जी और चाहिए? भाई मान लीजिए मैं कोई ऑब्जेक्ट खरीदने जा रहा हूं मार्केट में, 500 रुपीज का वो ऑब्जेक्ट है, मेरी जेब में ऑलरेडी 300 रुपीज है, तो मेरी डिमांड कितनी है? मैं अपने दोस्त से कितने रुपए और उधार ले लूं? ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट कितने का है? 500 का, मेरी पॉकेट में कितने हैं? 300। कितने और लेने पड़ेंगे मुझे? 500 लेने पड़ेंगे या 200 में काम चल जाएगा? 200 में काम चल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है बेटा कि जो एनर्जी इसके पास ऑलरेडी है वो तो इसकी है ही, तो जो एडिशनल एनर्जी है, मान लीजिए ये आपकी एक तरीके से हो गई एडिशनल एनर्जी, ये और इसको मिल जाए तो क्या हो जाएगा? बैरियर क्रॉस हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी। द वर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय E A। ठीक है? तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एडिशनल वर्ड यूज करना है इसमें आपको, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी
required by reactant to convert, या फिर आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू क्रॉस थ्रेशोल्ड बैरियर। थ्रेशोल्ड बैरियर, तो ये जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। तो ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? बैरियर तक पहुंचने के लिए। बैरियर पे जाने के बाद रिएक्टेंट यहां आने के बाद आगे का काम वो अपने आप कर लेता है। तो अब देखिए पूरा प्रोसेस कैसे होता है, समझिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रिएक्टेंट्स है बेटा, ठीक है जी, ये कुछ रिएक्टेंट्स है। अब ये एनर्जी कैसे गेन कर सकते हैं? क्योंकि इनको बैरियर क्रॉस करना है। अब उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, रिएक्शन में आप समझते हैं कि दो रिएक्टेंट अगर हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर। चाहे एक ही रिएक्टेंट के कई सारे मोल है, दे आल्सो कोलाइड विद ईच अदर। तो कोलिजन के थ्रू क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कोलिजन से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बेटा। आप कह सकते हैं एनर्जी जनरेट होगी और जो उनको थ्रेशोल्ड बैरियर की तरफ लेके जाएगी। पहली बात समझ में आ रही है? सबसे पहले रिएक्शन के दौरान क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू करते हैं। ठीक, तो जब कोलिजन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने से रिएक्टेंट कहां जाएगा बेटा? टुवर्ड्स थ्रेशोल्ड बैरियर, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्टेंट इतना एनर्जी ले ले कि वो बैरियर क्रॉस कर जाए। हो सकता है कुछ रिएक्टेंट कोलाइड करके यहां तक आ पाए बेटा, समझ पा रहे हैं? और मे भी कुछ रिएक्टेंट कोलाइड करके यहां। ध्यान से सुनना है, दोनों केस है भाई। जरूरी थोड़ी कोलिजन इतना पावरफुल हो कि वो बैरियर क्रॉस हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो कोलिजन पावरफुल है बेटा, कितना पावरफुल है? आपके रिएक्टेंट का क्या क्रॉस करवा दे बेटा? बैरियर क्रॉस करवा दे। तो ऐसे कोलिजन को हम केमिस्ट्री में इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम लोग? इफेक्टिव कोलिजन। द कोलिजन विच इज क्वाइट सफिशिएंट टू अलाउ द रिएक्टेंट टू क्रॉस द बैरियर। लेकिन अगर कोलिजन यहां तक नहीं ले जा पाया बेटा तो हम कहेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिएक्टेंट के बीच में क्या होना चाहिए? कोलिजन। नंबर 2, कोलिजन कैसा होना चाहिए? कोलिजन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा कोलिजन जो क्या क्रॉस करवा दे? बैरियर क्रॉस करवा दे। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ रहे हम, इसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंस देखेंगे उनका क्या होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन समझ गए, एक्टिवेशन एनर्जी समझ गए। तो अब सीधी सी बात है बेटा, हर वो फैक्टर जो रिएक्टेंट को टुवर्ड्स बैरियर ले जाएगा वो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। ठीक है, चलिए जी। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं बेटा। पहला टॉपिक क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब एक बात समझिए बेटा जी, एक तो 2 रिएक्टेंट है और एक 20 रिएक्टेंट है, तो क्या होगा? कोलिजन के चांस, प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा होगी? 20 के केस में, क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो कोलिजन के चांस बढ़ेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी की ही तरह चलता है। अगर ज्यादा कोलिजन होंगे तो टाइप ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगी। अगर कोलिजन ही 2 है, समझिएगा, तो हो सकता है 2 के 2 इफेक्टिव हो जाए, मे बी 1 हो जाए 1 ना हो। लेकिन अगर 20 है तो क्या हो सकता है? चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो कोलिजन जितने ज्यादा हो बेटा हमारे लिए उतना अच्छा है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ज्यादा कोलिजन होंगे तो क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ज्यादा बैरियर क्रॉस करेंगे, ज्यादा बैरियर क्रॉस करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो हम कहेंगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो फैक्टर है वो किस पे आके रुक गया? कोलिजन्स पे। अब समझिएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे, तो चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज जनरली, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस जनरली वर्ड का क्या लॉजिक है बेटा? यहां पे एक्चुअल में आप आगे पढ़ेंगे, जब हम रेट लॉ पढ़ेंगे तो वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल 0 ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है, पर मोस्ट प्रोबेबली केसेस में क्या होता है, हम ये स्टडी करते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। लेकिन यहां पे जनरली वर्ड मैंने यूज कर दिया है जिसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे
कि जनरली क्यों मैंने 100% क्यों नहीं कहा। क्लियर है? तो एक बात तो आप समझ गए, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं बेटा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है। देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ना 3 चीजें हमें पढ़नी है। नंबर 1 फेज पढ़ना है, नंबर 2 नेचर पढ़ना है, बताऊंगा नेचर में नेचर कैसे है, और नंबर 3 स्टेबिलिटी पढ़नी है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में कितने पार्ट्स हम डिवाइड कर देते हैं, फेज, फर्दर नेचर और स्टेबिलिटी। अब फेज से हमारा मतलब है बेटा जी गैस, लिक्विड या सॉलिड। ठीक है, 3 फेज होते हैं हमारे पास। कौन कौन से फेज है? गैसियस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। अब एक बात समझिए बेटा, इन गैस, लिक्विड और सॉलिड में से किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? ऑब्वियसली गैस की ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे कम। तो अगर चांस ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो बैरियर ज्यादा क्रॉस होंगे, और बैरियर ज्यादा क्रॉस होंगे तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेंगे, और जल्दी बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कौन सा फेज होना हमारे लिए बढ़िया है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, फास्ट करने के लिए गैसियस फेज का होना हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है जी। नेचर, यहां नेचर से हमारा मतलब है बेटा, वी कैन से होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस है आपके रिएक्टेंट या हिट्रोजीनियस है। इससे क्या मतलब है ये समझिए। मान लीजिए 2 रिएक्टेंट है बेटा, ये भी गैस है और ये भी गैस है, समझ पा रहे हैं? अगर ये दोनों गैस हैं तो इनकी रिएक्शन होमोजीनियस रिएक्शन कंसीडर होगी, यानी अगर उनका फेज सेम है तो कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस। लेकिन अगर ये गैस है बेटा जी और ये सॉलिड है तो दैट विल बी हिट्रोजीनियस। ये लिक्विड है, सॉलिड है तो हिट्रोजीनियस, ये सॉलिड है, गैस है तो हिट्रोजीनियस। यानी लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड है, गैस गैस है, तो हम उसे कहते हैं होमोजीनियस। क्लियर है? तो जनरली क्या होता है बेटा, ज्यादातर केसेस में होमोजीनियस रिएक्शंस का जो रेट है वो हिट्रोजीनियस से ज्यादा पाया गया है। अब आप खुद समझिए, सोच के देखिए, 2 गैसेस हैं, ठीक है? अब गैसेस को गैसेस से कोलाइड करना है, चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, अच्छे से बीच में इंटरेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर एक सॉलिड और एक गैस हो जाए तो चांस ऑफ इंटरेक्शन इन कंपैरिजन कम हो जाएंगे। तो हिट्रोजीनियस में क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इसके मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि बेस्ट स्टेट कौन सी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे गैसियस होमोजीनियस, यानी कि गैसियस भी हो और होमोजीनियस भी हो। ये जब नेचर होगा तो वो हमारे पास बेस्ट या फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन देगा, और यू कैन से उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तीसरा फैक्टर होता है बेटा स्टेबिलिटी का। देखिए, अब सीधी सी बात है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट को टूटना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा। कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं। अब रिएक्शन इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। तो अगर आपका कंपाउंड सॉरी स्टेबल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर आपका कंपाउंड स्टेबल होगा तो टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इसका मतलब ये है कि वो टूटना नहीं चाह रहा है। तो जब बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं भैया तो नए बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो आपका कंपाउंड, ध्यान से समझिएगा, अगर स्टेबल है तो वो टूटना नहीं चाह रहा है, और रिएक्शन का मतलब है हम उसे तोड़ना चाह रहे हैं। तो अगर आपका कंपाउंड स्टेबल होगा बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अनस्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे के फैक्टर्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा अभी तक आपने सेकंड फैक्टर समझा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें 3 चीजें देखनी है, फेज कैसा हो, सॉलिड लिक्विड या गैस, तो बेटर कौन है, गैस। उसके बाद नेचर में होमोजीनियस हिट्रोजीनियस, बेटर क्या है, होमोजीनियस। स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। जैसे नोबल गैसेस एक्सट्रीमली स्टेबल है, रिएक्शंस में जनरली पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते। अब बात आती है बेटा सरफेस एरिया की। देखिए, सरफेस एरिया के कंसेप्ट को एक बार ध्यान से समझिए।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसका ये साइज है और एक ये रिएक्टेंट है जिसका ये साइज, ठीक है। ये मान लीजिए x है मेरे पास और ये y। तो मान के चलिए अगर x और x को कोलाइड करवाऊं और y और y को, तो चांस ऑफ कोलिजन y और y में ज्यादा होगा। ये कुछ ऐसा है बेटा कि दो मार्बल्स हैं, कंचे हैं, अगर हम उसे हवा में उछाल रहे हैं तो एक चांस ऑफ कोलिजन देखना है, दूसरा दो फुटबॉल है हमारे पास और हम उन्हें हवा में उछाल रहे हैं तो चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा। फुटबॉल से फुटबॉल के टकराने के चांसेस ज्यादा बजाय कि मार्बल्स के। तो x और y में क्योंकि y का सरफेस एरिया ज्यादा है बेटा, तो चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे। और याद कीजिए अगर चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा हुए तो चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे। चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बेटा ज्यादा हुए तो चांस टू क्रॉस द बैरियर ज्यादा होगा, है ना, थ्रेशोल्ड बैरियर। और अगर थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के चांस ज्यादा हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है ना। तो x और y का अगर केस है तो ये जो है इसका सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया यहां पर ज्यादा है, सरफेस एरिया लार्ज, तो ये जो है बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इसी चीज को एक तरीके से और समझते हैं। अगर मान लीजिए y है, y को भी मैं दो फॉर्म में ले सकता हूं, एक मैं एज इट इज ले लूं y को और एक मैं y के छोटे छोटे कटिंग करके बेटा टुकड़े बना। अब क्या हो जाएगा, अमाउंट इतना ही है, सब्सटेंस इतना ही है, लेकिन उसको दो तरीके से लिया, एक फुल फिनिश फॉर्म एज इट इज और एक उसके पीसेस बना दिए। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसको मैं कवर अप कर रहा हूं, इस ढंग से शो कर रहा हूं, ये पहले नहीं था, इस केस में तो नहीं था। इस केस में तो सिर्फ क्या वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर नीचे ये वाला। अब यहां ये तो है ही है, लेकिन बीच में ये एरिया और आपका जनरेट हो गया, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें से क्या होगा बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो सीधी सी बात है बेटा जी, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मगर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो अलग रिएक्टेंट के एक एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारे पास ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, एक उसको एज इट इज लिया और एक उसको कट डाउन कर दिया, तो जो कट डाउन वाला हिस्सा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर है? तो दो तरीके समझना है, एक्स और वाई, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, लेकिन वाई को ही अगर ऐसे कर दे हम तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। समझ रहे हैं ना इस बात को? बहुत जरूरी चीज है। कई बुक्स में कंफ्यूजन है। सम बुक सेज कि भाई अगर हम पीसेस को कट कर दें, एक छोटा पीस है एक बड़ा पीस है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो बड़े वाले का होगा। लेकिन एक ही पीस को हम कट कर दें और एज इट इज रखें तो किसका ज्यादा होगा, कट वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फैक्टर है बेटा टेम्परेचर का। अब यहां आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, याद कीजिए, जब ये बैरियर क्रॉस करेगा, बैरियर क्रॉस करने के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए थी, क्या नाम था उस एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कोलिजन से भी आ सकती है, या एक दूसरा तरीका हम सीधा टेम्परेचर बढ़ा दें, उससे क्या होगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी, बैरियर क्रॉस होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी जनरली अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, समझ पा रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपके पास, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी जो हम देखते हैं, हमें एक ही बेसिक इफेक्ट देखना है फिलहाल टेम्परेचर का, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क क्या पड़ता है नेट प्रोडक्ट की बजाय। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर के बढ़ने से प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बैरियर क्रॉस करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। और यह भी अंदाजा लगाया गया है बेटा कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हम एक रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्स डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अप्रोक्स डबल। तो टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, कैटलिस्ट। क्या अब कैटलिस्ट का बेटा आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, दे जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आपको डेली लाइफ में कैटलिस्ट समझना है तो कैटलिस्ट को आप कंपेयर कीजिए अपने अड़ोस पड़ोस में। मान लीजिए कोई ऑटो चल रहा है, ठीक है, ऑटो से कंपैरिजन कीजिए। ऑटो इज जस्ट लाइक कैटलिस्ट। कैसे समझाता हूं? कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटो से मैच करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, पहला मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको समझना है। ऑटो वाला कभी हमारी घर की बेल बजा के हमें लेने नहीं आता है, पूछ नहीं आता कि जी बस स्टैंड जाना है, अपने स्टेशन जाना है या मॉल जाना है, आप लोगों ने कभी नहीं आता। क्या होता है, जब हम रोड पे होते हैं तब हमें ऑटो वाला कई बार पूछ लेता है या हम ऑटो वाले से पूछ लेते हैं। क्लियर है? यानी कि वो हमारी ट्रेवलिंग की शुरुआत नहीं करता, बीच में कहीं हमें हेल्प करता है, हम घर से निकल जाएं उसके बाद ऑटो का यूज आता है। ऐसा ही है ना हमारे पास। तो सेम यही काम बेटा कैटलिस्ट करता है। याद रखना, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट ए रिएक्शन। वो कभी किसी रिएक्शन की शुरुआत नहीं करता, रिएक्शन शुरू हो जाए उसका रेट बढ़ा देगा। आ रही है सिमिलरिटी समझ में? आ रही है ऑटो की और कैटलिस्ट की। नंबर 2, ऑटो वाला, मान लीजिए हम लोग अपने घर से निकले, हमने ऑटो लिया और हम स्टेशन पे चले गए, स्टेशन पे जाके हमें ड्रॉप कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा? अब वो क्या करेगा बेटा, फिर दूसरे रिएक्टेंट को ले लेगा, दूसरे पैसेंजर को ले लेगा, दूसरी सवारी को ले लेगा और दिन भर वो ऐसे ही राउंड लगाता रहेगा। तो एक ऑटो वाला दिन भर में सैकड़ों पैसेंजर्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। क्लियर है? सेम कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाएगा, फिर दूसरे को बनाएगा, फिर तीसरे को बनाएगा। यानी एक कैटलिस्ट खूब सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए रिएक्शन में कैटलिस्ट का अमाउंट बहुत माइन्यूट होता है। एक छोटा सा कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना सकता है। तीसरी बात, ऑटो वाला हमें स्टेशन या मॉल छोड़ के क्या करेगा बेटा, अगर मान लीजिए उसने दिन भर अपना काम किया, शाम को वो एज इट इज अपने घर चला जाएगा अगले दिन के लिए तैयार होने के लिए। पूरा दिन काम किया, शाम को एज इट इज रह गया, एज इट इज आप कह सकते हैं अपने घर चला। ऐसा ही कैटलिस्ट होता है। पूरा दिन कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और एट द एंड एज इट इज बाहर आ जाएगा। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ रहे हैं? जैसे ऑटो वाला नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ड्यूरिंग रिएक्शन कोई कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है। तो कैटलिस्ट इज समथिंग लाइक ऑटो। अगर आप समझें, इन चीजों को कोरिलेट करें, तो अब है क्या बेटा, मान लीजिए कैटलिस्ट का रोल समझना है। देखिए होता क्या है, हम लोग रिएक्टेंट हैं, हमें ये बैरियर क्रॉस करना है, तो कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली का मतलब फिर समझ आइए, बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां वो बढ़ाता है, लेकिन देयर आर फ्यू केसेस जहां वो घटा भी सकता है, इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया। पर यहां हम जनरली वर्ड के साथ काम चलाएंगे। तो अब करता क्या है बेटा कैटलिस्ट, समझिएगा। देखिए एक रिएक्टेंट को यहां जाना है, क्यों जाना है भैया, बैरियर क्रॉस करना है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक अल्टरनेट रास्ता दे देता है रिएक्टेंट। ठीक है, क्या करता है वो, अल्टरनेट रास्ता दे देता है। तो अब बैरियर क्या हो गया, नीचे आ गया। अगर बैरियर नीचे आ जाता है बेटा यहां से यहां, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, बैरियर नीचे आ गया तो अब वो एनर्जी सिर्फ इतनी रहेगी। समझ पा रहे हैं बात को? तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ये तो क्लियर है ही। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ। अल्टरनेट पाथ, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और द बेटर वर्ड इज एंथैल्पी। तो इस तरीके से कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फोटोकेमिकल रिएक्शन या इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं बेटा जिनका ना तो टेम्परेचर से कोई लेना देना है, ना कंसेंट्रेशन से कोई लेना देना है, ना सरफेस एरिया से कोई लेना देना है, वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, द वर्ड इज फोटोसिंथेसिस। तो क्योंकि बड़े लेवल पे हमारे राउंड अबाउट फोटोसिंथेसिस हो रहा है बेटा, तो हम इसको भी एक मेन फैक्टर मान के चलते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस या रेडिएशन फ्रॉम सन्स आर आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फूड का जो प्रिपरेशन होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी एक फैक्टर इंक्लूड होगा। क्लियर है? जल्दी से एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नेचर के 3 फेज थे हमारे पास,
गैस में ज्यादा, लिक्विड में कम और सॉलिड में उससे भी कम। होमो और हिट्रो में क्या हो जाएगा, होमो एंड हिट्रो में होमो ज्यादा। स्टेबिलिटी का क्या फैक्टर होगा बेटा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। दो अलग ऑब्जेक्ट है तो बड़े वाला, और एक ही ऑब्जेक्ट के दो अलग स्टेट है तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। विद एवरी 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। ये आप आगे आधुनिक इक्वेशन में समझेंगे। कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे। इससे क्या हो जाएगा, इससे बैरियर नीचे आ जाता है बेटा। पहले अब मान के चलिए रिएक्शन यहां से हो रही थी, अब वो मान लीजिए यहां से हो गई, तो क्या हुआ, हमारा तो रास्ता छोटा हो गया ना, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एंथैल्पी और लास्ट